Welcome back to Phoenix IIT and taking forward the series of lectures for rotation. मैंने हमने जहाँ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तक खत्म कर दिया था. I also solved some of the good problems which you might would have found useful from your examination point of view. Now we are going to take forward the series that lecture और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि रोटेशन को फिनिश ऑफ करने की. तो सबसे पहले हम लोग टॉर्क पे चर्चा करेंगे आज, है ना, कि टॉर्क क्या होता है. सिंपल सी बात है, आप पढ़ चुके हो, टॉर्क इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स, है ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स. टॉर्क जो है किसी पॉइंट के अबाउट भी हो सकता है, किसी एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है ना. आपके सिलेबस में टॉर्क अबाउट पॉइंट ही है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस आपके में ज्यादा नहीं है, बट मैं कुछ बातें बोल दूंगा उसके बारे में. जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि यहां से हिंज था, मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से ये हो सकता है घूम जाएगा. तो जैसे बॉडी को मूव कराने के लिए नेट फोर्स चाहिए होता है, बॉडी को रोटेट कराने के लिए एक टॉर्क चाहिए होता है. तो अगर टॉर्क का डेफिनेशन ये है, मैथमेटिकली यू कैन से टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. अब आर वेक्टर समझना जरूरी है और एफ वेक्टर समझना जरूरी है. फोर्स तो सिंपल आपको दिखेगा, फोर्स तो वेक्टर दिखता है. आर वेक्टर होता है कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ आप एक वेक्टर बनाए, है ना. मान लो यहाँ इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, फोर्स यहाँ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, तो दिस इज माई टॉर्क, दिस इज माई आर वेक्टर, जिसका मॉडुलस ऑब्वियसली लेंथ बिटवीन द एफ एंड आर होगा, एंड इट्स डायरेक्शन, इसका हेड जो होगा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के पास होगा. इस बात को ध्यान रखेंगे कि आर वेक्टर का हेड जो होता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बराबर होता है. अब इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे तो चलो ये एल लेंथ मान लो, तो इस जगह पे टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू एल इंटू एफ, है ना. अब मान लो कि यही सब सेम एग्जांपल है, सब कुछ सेम है, फोर्स में ऐसे लगाऊं एफ, तो टॉर्क कितना होगा, जीरो. आर और एफ देखो कोइंसाइडिंग है, सो यहाँ पे टॉर्क हो गया जीरो. अगर सेम कुछ है, फोर्स आप ऐसे लगा दीजिए. अब मान लेते हैं कि ये थीटा पे था, लेट सपोज, तो अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये, एक तो आपका ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा. कौन सा फोर्स टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, देखो इसकी वजह से तो कोई टॉर्क नहीं आएगा और इसकी वजह से टॉर्क आएगा, है ना. तो अगर ये एफ थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये एफ साइन थीटा हो गया. तो टॉर्क का फॉर्मूला एफ साइन थीटा इंटू आर. सिंपल सी बात है, एफ साइन थीटा इज एफ परपेंडिकुलर इंटू आर. एक और एग्जांपल देख लो. मान लो कि ऐसे लग रहा था और अब यहां से फोर्स जो है वो इस तरह से लगाया गया, है ना. तो अगर आप बहुत ढंग से देखिएगा तो आपको कुछ बात समझ में आएगा. मैंने कहा अभी भी टॉर्क निकालने के लिए, तो या तो मान लो ये एंगल थीटा था, तो यहाँ पे देखो ये आर है, लेट सपोज, तो दिस इज माई आर साइन थीटा, है ना. तो एफ इंटू आर साइन थीटा. तो आप इस वाले सवाल में मुझे एफ को तोड़ना मेरे लिए आसान था, इस वाले में मुझे आर को तोड़ना मेरे लिए आसान था. तो आपको जैसे जहां पे काम पड़े, आप आर वेक्टर को भी ब्रेक कर सकते हैं और आप एफ वेक्टर को भी ब्रेक कर सकते हैं. इन आइदर ऑफ द केसेस योर आंसर फॉर द टॉर्क विल नॉट चेंज, एंड द टॉर्क का फॉर्मूला इज आर इंटू एफ साइन थीटा होता है. मैं यहीं पे थोड़ा सा एक और चर्चा कर देता हूँ. दिस इज टॉर्क अबाउट पॉइंट, मैं एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा. अब यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ टॉर्क अबाउट एक्सिस की, थोड़ी सी आपसे यहीं पे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेता हूँ टॉर्क अबाउट एक्सिस पे. जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी था, मेरे पास एक बॉडी थी, और अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको ये समझाता हूं. आप देखना, मान लो कि ये घूम रहा है ना. तो मैंने जब इस पे फोर्स लगाया, तो ये किस एक्सिस के अबाउट घूमा, ये इस वाले एक्सिस के अबाउट घूमा. ये जो हिंज था, ये वाले एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, राइट. अब अगर आप बहुत ढंग से देखोगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी. कि यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि मेरा डोर था और ये इसका एक्सिस है जिसके अबाउट ये मैंने ऐसे फोर्स लगाया अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर, तो ये घूमा. सो बेसिकली ये यहाँ पे क्या है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये आर वेक्टर था, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर वेक्टर था, राइट. सेम बात देखो, अब एक्सिस ऐसे है, मैं फोर्स लगाऊं ऐसे, इस तरीके से मैं फोर्स लगाऊं ऐसे इस पे,
तो आर वेक्टर तो अभी भी ऐसे रहा और फोर्स ऐसे लगाया, बट अगर आप बहुत ढंग से देखोगे तो आर क्रॉस एफ, इस वाले फोर्स में आर इधर की तरफ था, एफ इधर की तरफ था। नाउ एफ आर क्रॉस एफ फोर्स ऊपर, टॉर्क ऊपर बन के आया, तभी तो ऐसे रोटेट करेगा, है ना। थोड़ा सा मैं कैमरे से बाहर, आर क्रॉस एफ, मैंने फोर्स इधर लगाया, आर इधर था, तो आर क्रॉस एफ ऊपर बन के आया, तो ऐसे रोटेट कर रहा है। तो टॉर्क इधर की तरफ बन के आया, मतलब टॉर्क का जो कंपोनेंट जो है, टॉर्क इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर वेक्टर तो ये था, एफ ये था, तो टॉर्क जो आया दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड हेंस इट इज गोइंग टू हैव अ रोटेटिंग इफेक्ट। R cross F was not zero and torque was not zero and hence this door is going to rotate. But what about this case? यहाँ पे R इधर की तरफ था and R इधर की तरफ था, R इधर की तरफ था और F इधर की तरफ था। तो अगर आप R cross F की बात करोगे तो R cross F देखो, R इधर कहाँ पे, नीचे है ना, सॉरी, R इधर आर इधर और एफ नीचे, तो टॉर्क अंदर, टॉर्क इसके अंदर की तरफ आया, टॉर्क अंदर आया, इसका मतलब कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर था। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट आपको रोटेट करना है, मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो जो मेरा टॉर्क बन के आया, मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो जो मेरा टॉर्क बन के आया वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, इसलिए रोटेट नहीं करेगा। बट अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो अब जो टॉर्क आ रहा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल डायरेक्शन में था एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू ब्रिंग द टॉर्क। तो अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करोगे तो r क्रॉस f का वो वाला कंपोनेंट, मैं बेसिकली टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की बात करूं तो दिस इज r क्रॉस f, ये तो टॉर्क हुआ r क्रॉस f, इसका वो कंपोनेंट जो cos थीटा कर रहा हूं, इसका वो कंपोनेंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, वही टॉर्क लेके आएगा। और कोई कंपोनेंट अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो r क्रॉस f की वैल्यू तो होगी, but it will not bring torque about that axis. तो torque about axis के बाद torque about point बहुत आसानी से दिख जाता है, but torque about axis में थोड़ा सा sophistication होता है। I hope आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे अब बॉडीज इन इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं। चलो फिर आगे बॉडीज इन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको टॉर्क समझ में आ गया होगा। तो अगर मान लेते हैं कि अभी तक जो बॉडीज इन इक्विलिब्रियम पे हमने बात की थी, मान लो कोई पॉइंट मास था, तो न्यूटन्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था, सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बट वो चर्चा अधूरी चर्चा थी, दैट वाज, वो सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड था, जहां पे कोई रोटेशन का लफड़ा नहीं होता, वेयर पॉइंट मास कैन नॉट रोटेट। बट व्हाट अबाउट यू मेक दिस पॉइंट मास अ बॉडी, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में यू आर गोइंग टू गेट बॉडीज। नाउ लेट्स अप्लाई अ फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, बॉडी विल ट्रांसलेट, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, इधर से फोर्स लगाओ 10 न्यूटन का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी। अगर रिजिड है तो वो एक अलग बात है। नाउ लेट्स मेक द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस डिफरेंट। लेट्स अप्लाई द सेम 10 न्यूटन फोर्स एट द टू एंड्स ऑफ द बॉडी, नीड नॉट टू बी एट द एंड्स, बट चलो ठीक है। अब क्या होगा, क्या ये बॉडी घूमेगी? इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। नाउ इट इज गोइंग टू रोटेट, नाउ इट इज गोइंग टू रोटेट। सेम बॉडी सेम फोर्सेस, एफ नेट तो भी जीरो था, लेकिन क्या बॉडी जो थी रेस्ट पे थी वो चलने लगी, घूमने लगी बेसिकली, बट मूवमेंट तो हुआ। नाउ इट इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम। सो जो हमने इक्विलिब्रियम की चर्चा की थी उसमें कुछ ना कुछ टर्म मिसिंग था। नाउ दैट इफ द बॉडी हैज टू बी एट रेस्ट, देन देयर इज नॉट अ सिंगल क्लॉज, देयर शुड बी टू कंडीशंस। फर्स्ट इज सिग्मा एफ शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड इज summation of all the torque, summation of all the movement about all the points should be zero. Sigma m is equal to zero. Movement of all the forces about all the points should be equal to zero. So these are two important cases. अगर हम torque about a point की बात करें, torque about a point की बात करें, मैं most of the chapter में हमेशा, मतलब most of the part of the chapter में हम लोग torque about point की ही बात करेंगे, वही आपके सिलेबस में है मोस्टली। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट की अगर बात करें हम, तो ढंग से समझना, मान लेते हैं कि सिग्मा एफ जीरो था,
तो बॉडी को ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। बट अगर बॉडी को अगर हमने इक्विलिब्रियम में लाना है तो मोमेंट का समेशन भी 0 होना चाहिए। लेट्स टेक एनी सिंगल पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लो x डिस्टेंस पे, कोई भी एक पॉइंट ले लो x डिस्टेंस पे, और ये लेंथ मान लेते हैं कि l था, है ना। तो पहली बात कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या होगा, F इंटू, पहले लिख लेता हूं, टॉर्क अबाउट सेंटर, सेंटर ऑफ मास लिख लो जो कि L/2 पे था। तो इसका टॉर्क देखो F इंटू R क्रॉस F, R इधर F इधर, है ना। तो R क्रॉस F अंदर आया, तो इसका टॉर्क अंदर, यहां पे देखो R इधर F इधर, क्या इसका भी टॉर्क अंदर आया, इसका भी टॉर्क इधर आया अंदर। तो ये बॉडी जो है टॉर्क अंदर आएगा, मतलब बॉडी पूरी रोटेट कर जाएगी, दोनों ही टॉर्क्स जो है वो एड अप हो जाएंगे। तो टाउ COM इज इक्वल टू F इंटू L/2 अंदर की तरफ प्लस F इंटू L/2 भी अंदर की तरफ, दोनों ही टॉर्क्स एड अप हो गए। सो दिस इज F इंटू L, सेंटर के अबाउट ये आया। अब हमने कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज किया x पे, सो ये क्या लिख लेंगे हम, F इंटू x, टॉर्क R वेक्टर इधर F वेक्टर इधर, सो R क्रॉस F इधर अंदर की तरफ, R वेक्टर जिसकी लंबाई L माइनस x थी वो इधर की तरफ और F इधर की तरफ, तो R क्रॉस F अंदर की तरफ, तो प्लस F इंटू L माइनस x, ये भी अंदर की तरफ ही हुआ। सो F इंटू x प्लस FL माइनस FX टाउ नेट, सो ये वाली वैल्यू जो हो गई वो FL हुई। मतलब टॉर्क दोनों ही केसेस में सेम आया। और मेरा ये क्लेम है कि अगर आप ये कोई पॉइंट कहीं पे भी ले लोगे और भी अगर ले लोगे, मान लो यहां पे भी ले लोगे, तब भी तो डिस्टेंस के इसका कंपोनेंट ही करोगे तो तब भी टॉर्क जो है वो सेम होगा। इसका मतलब कि इफ द बॉडी हैज नेट फोर्स 0, अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 तभी तो F और F बराबर हुआ। तो अगर बॉडी का नेट फोर्स 0 है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होता है वो सेम होता है। इट नीड नॉट टू बी 0 बट इट नीड टू बी इक्वल। तो अगर वो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट 0 है, सो दिस विल बी 0 अबाउट ऑल द पॉइंट्स एंड हेंस द बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम बात करें तो पहले तो देखो कि उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए। एंड इफ दैट इज अ पॉसिबिलिटी एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देन द समेशन ऑफ द मूवमेंट अबाउट ऑल द पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। सो यू नीड टू टेक एनी ऑफ द पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए, उसके अबाउट 0 कर दीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो कहने का मतलब टेक अवे क्या है कि F net is equal to 0 does not imply tau net will be 0। देखो F net तो 0 था लेकिन टॉर्क था, tau net is equal to 0 does not imply, या मैं आपसे पूछता हूं imply F net बराबर 0, नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? जो मान लो बॉडी पॉइंट मास है या आप फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास पे लगाओ, तो सेंटर ऑफ मास पे लगाओ और कोई फोर्स नहीं लगे तो वहां पे क्या हो गया, टॉर्क नेट टॉर्क तो 0 था लेकिन F net 0 नहीं था, है ना। तो ये भी गलत है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे को इंप्लाई नहीं करते, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले अगर आपको बॉडी को इक्विलिब्रियम पे प्रूफ करना है तो फर्स्ट प्रूफ दैट बॉडी का नेट फोर्स जो है वो 0 है, और अगर ऐसा है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क बराबर होगा। तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर 0 हो गया तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है वो 0 होगा। अब इसी पे कई सारे एग्जांपल्स आते हैं, मैं आपको कुछ करा देता हूं, देखिए आइए। सबसे पहले मान लेते हैं जैसे मान लो कि एक एम्स का ही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, जो कि 2018 में ही आया हुआ है मेरे हिसाब से। जैसे मान लो कि, चलो तो बहुत ही इजी है ये, सही से करना। मान लो कि ऐसे एक प्लैंक था, इस प्लैंक का मास m है और यहां पे ऐसे एक स्ट्रिंग 2 बंधी हुई है ना। आपसे पूछा गया कि बताओ स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। सबसे पहला एग्जांपल तो मेरा यही है, स्ट्रिंग का टेंशन बताओ। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, इसमें कोई खास बात नहीं है, आप कर भी लेंगे। चलिए आइए देखिए, तो इसमें अगर मेरे से टॉर्क पूछा जाए तो मैं क्या कहूंगा कि भाई पहले तो नेट फोर्स 0 था, मैं पूरा इक्वेशन लिखता हूं, सवाल तो 1 मिनट में हम लोग कर लेंगे। F net इज इक्वल टू 0
इस पे फोर्स क्या क्या लगा, नीचे की तरफ लगा mg, ऊपर की तरफ लगा T1, इधर की तरफ लगा T2। मुझे नहीं पता कि टेंशन में क्या रिलेशन है, तो mg शुड बी इक्वल टू T1 प्लस T2, ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कहता है। टॉर्क बराबर जीरो होना चाहिए किस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन, इसकी इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, किसके अबाउट, हर पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए। तो किसी एक के पॉइंट के भी अबाउट जीरो कर लो तो हर के अबाउट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, वो अभी लॉजिक से समझाया है ना। तो चलो हम लोग इस लाइन के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, तो क्या लिख लोगे बोलो, यहां पे mg का टॉर्क mg इंटू, चूंकि सेंटर ऑफ मास इसका L/2 पे होता है, mg इंटू L/2 का टॉर्क किधर आएगा, R इधर, F इधर अंदर की तरफ, और टेंशन T2 इंटू R, तो R क्रॉस F बाहर की तरफ, तो दोनों टॉर्क बराबर होने चाहिए। सो T2 इंटू R इज L। सो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, mg/2, और एक इक्वेशन यहां पे था तो T1 की वैल्यू भी mg/2 हो गई। एंड दिस इज अ हाईली सिमेट्रिक सिचुएशन वेयर टेंशंस आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 1/2 ऑफ द masses। इसी का एक, चलो ठीक है, थोड़ा सा और एग्जांपल देख लो बढ़िया। मान लो ऐसे ही एक प्लैंक था, मास वास दिया हुआ है, यहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई है, मान लेते हैं कि ये L/4 डिस्टेंस था सेंटर से, तो बताओ टॉर्क क्या होगा। अभी भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बच्ची का नॉर्मल इस पे लगने लगेगा वेट, मान लो स्मॉल m है, कैपिटल M है, तो क्या क्या कंडीशन लिख लोगे, बॉडी पे फोर्सेस कितने कितने लगे, नीचे की तरफ mg, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैपिटल mg, बच्ची का फोर्स mg और नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा, तो नॉर्मल जो लगेगा वो स्मॉल mg लगेगा, ऊपर की तरफ T1, ऊपर की तरफ T2, ठीक है। सो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, और पहला तो ये हो गया, और किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, किसी भी लाइन के अबाउट, मैं कहता हूं इसके अबाउट ही टॉर्क को बैलेंस कर लो, क्योंकि वहां से T1 का टॉर्क जीरो होगा तो आपको डायरेक्टली T2 मिल जाएगा। तो टॉर्क, इसका इक्वेशन लिख लो, इस पॉइंट लाइन के अबाउट टॉर्क जीरो कर लो, तो क्या लिख लोगे, T2 इंटू L शुड बी इक्वल टू कैपिटल mg इंटू L/2 प्लस स्मॉल mg इंटू क्या है L/2 प्लस L/4, 3L/4। अब यहां से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यहां से T2 निकालिए, यहां से T1 निकालिए। सो इस तरह से हम टेंशन निकाल सकते हैं अगर बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। नेक्स्ट देखिए, इसी में कुछ लैडर वाले सवाल करा देता हूं आपको मैं। देखिए आइए, जैसे मान लेते हैं एवरी फिजिक्स बुक इज इनकम्प्लीट विदाउट अ लैडर प्रॉब्लम। ओके, सीढ़ियां जो होती हैं, जैसे मान लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे, जैसे मान लो एक सीढ़ी अटकी हुई है, तो अब सीढ़ी मान लेते हैं कि इस तरह से है, तो पहले सीढ़ी पे फोर्स क्या क्या लगेगा, एक दीवार है ना, तो सीढ़ी पे क्या क्या फोर्स लगेगा, मान लेते हैं ये वाला दीवार फ्रिक्शनलेस है, यहां पे फ्रिक्शन है, म्यू इज इक्वल टू म्यू है, तो मान लो सीढ़ी पे अगर फोर्स लगाओगे तो इधर की तरफ क्या लग जाएगा, N1, एक तो नॉर्मल, एक तो सीढ़ी पे mg, इसका नॉर्मल n लगेगा, इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगा, और इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बोलो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन इस पे इधर की तरफ लगेगा। अब बस, अब कुछ मत, अब आपको कोई पूछ लेते हैं, मान ले N2 पूछ ले, N1 और N2 बताने के लिए, तो क्या लिख लोगे, बोलो N1 शुड बी इक्वल टू F एंड N2 शुड बी इक्वल टू mg, और कोई भी एक पॉइंट पकड़ो बेटा, उसके अबाउट, मैं कहता हूं इसके अबाउट टॉर्क लिख लो। तो ये मान लेते हैं लेंथ L/G दिया हुआ था, तो ये, और ये थीटा था लेट सपोज, तो ये कितना हो जाएगा L/2 cos थीटा, सो mg इंटू L/2 cos थीटा। बोलो टॉर्क इधर की तरफ, R इधर, F इधर, तो R क्रॉस F अंदर की तरफ टॉर्क आया, और इसका टॉर्क देखो नॉर्मल इधर है, इस वाले पॉइंट के अबाउट लिखना है, तो R वेक्टर तो ये हो जाएगा और नॉर्मल इधर हो जाएगा, तो R क्रॉस F बाहर की तरफ, दैट शुड बी इक्वल टू N1 इंटू L, अगर ये थीटा है तो L साइन थीटा। अब यहां से N1 की वैल्यू निकाल लो, N1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, N2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी। कभी कभी बोल देते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसको क्या कर लोगे, फ्रिक्शन को, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में इसको नॉर्मल के बराबर कर लोगे, म्यू इंटू N2 के बराबर कर लोगे इस वाले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, तो म्यू N2 से आप जो है वो वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें भी मुझे कोई शक वाली बात नहीं है। कभी कभी यहाँ पे एक और कुछ लोगों को ही बिठा लेते हैं, तो उसका एक टॉर्क आ जाएगा एक्स्ट्रा।
तो इस तरह से लैडर प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना, कभी कभी लैडर को लंबी भी कर देते हैं, तो जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल इस तरफ लगने लग जाता है। तो इससे आपके एचसी वर्मा के भी कई सारे सवाल हैंडल हो सकते हैं। इस तरह से हम बॉडीज इन इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं। एक और देखिए इसी तरीके से कभी कभी आपसे ऐसे पूछ देते हैं कि इस तरह से है और मान लो कि ऐसे एक एल शेप टाइप की चीज है, उसको टांगा गया दीवार से, तो किसी एंगल पे घुमा हुआ है इस तरीके से। तो कभी कभी ये जेई में पूछ चुका है, कभी कभी ये एंगल थीटा वीटा पूछ लेते हैं। तो करना अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी क्या होना चाहिए, सोचिए कि अगर टॉर्क जीरो होना है, पहली बात जो भी फोर्स लगेगा, एमजी जो भी फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, वो तो इस यहाँ पे जो भी फोर्सेस रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होगा उससे वो बैलेंस हो जाएगा, पहला। और दूसरा आप टॉर्क बैलेंस भी कर सकते हैं। टॉर्क बैलेंस करने के लिए एक तो यहाँ इस पे एमजी लग रहा होगा, और अगर इसको होना है तो इस वाले पोर्शन का जो एमजी लगना चाहिए वो इस लाइन के इधर आके लगना चाहिए, और दोनों का टॉर्क जो होना चाहिए, कहीं इसको लंबा बना लो इस तरीके से, क्योंकि अगर इधर की तरफ लग जाएगा तो दोनों टॉर्क जो होंगे वो सपोर्टिव इन नेचर हो जाएंगे। तो बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन के तो आगे ही होना चाहिए, ताकि उसका टॉर्क और इसका टॉर्क जो है वो बैलेंस हो सके। तो इसमें भी उस तरह से आप थीटा वीटा निकाल सकते हैं। जेई 2000 मेरे हिसाब से एनटीए के पहले पेपर में, 2019 के पहले ही पेपर में इस तरह का सवाल था, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको करवाऊंगा। तो ये चर्चा हुई बॉडीज इन इक्विलिब्रियम की। अच्छा, कभी कभी ना एक चीज और मैं बता दूं पुलिस और टॉर्क में, नेट टॉर्क बढ़ने से पहले, जैसे मान लो कि बहुत बढ़िया केस होता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर बात करूं और इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया जाए, मान लो एक डाइपोल रख दिया गया, बस लाइट रॉड के साथ कनेक्टेड था, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, ये क्यू है, ये माइनस क्यू, ऑब्वियसली तो इस पर नेट फोर्स तो जीरो ही होगा, क्योंकि इस पे फोर्स जब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। और आप पढ़ चुके हो कि दैट नेट टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। और अगर आप देखोगे बहुत ढंग से, तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे आएगी तो थीटा के किसी ओरिएंटेशन के, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो ऑब्वियसली टॉर्क क्या हो जाएगा उस पे, जीरो। तो अगर मान लेते हैं कि थीटा को हम लोग 0 डिग्री कर लेते हैं, अच्छा पी का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट का, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ, इसलिए मैंने इधर की तरफ बनाया। तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो पी और ई के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। अब अगर आप मान लो कि यहाँ से हल्का सा इसको उठाओगे, मान लो ये इसके ओरिएंटेशन अगर ऐसे कर दोगे, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो वापस अपनी जगह पे आएगा, तो फिर ये एसएचएम कर सकता है ना। तो उस पर नेट टॉर्क पी साइन थीटा को आप किसके बराबर कर लोगे, आई अल्फा, है ना, और वहां से फिर आप उसको टाउ बराबर के थीटा के फॉर्म में लिख के टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। बॉडीज इन इक्विलिब्रियम पे, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, आपने पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है वो माइनस पी कॉस थीटा होती है, तो थीटा को अगर आप 0 डिग्री कर लोगे तो दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी मिनिमम, दैट इज माइनस पी, एंड द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल एंड हेंस इट कैन परफॉर्म ऑसिलेशंस। और अगर एम्पलीट्यूड छोटा है, then time period is independent of its time period is independent of its amplitude, and that type of motion is known as simple harmonic motion. Okay, so ये है। अब आइए, अब इस तरीके से कुछ बातें हम लोग और करते हैं यहाँ पे। लेट सपोज कि मेरे पास एक रॉड था जो हिंज्ड थी, और इस रॉड को यहाँ से छोड़ दिया गया। अब कुछ बातें समझिएगा। जैसे मान लेते हैं, इस पे सवाल से आने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बता दूं कि जैसे न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशन अगर बात करें, जैसे F बराबर ma होता था, F बराबर ma इज नॉट कंप्लीट स्टेटमेंट। F अब कंप्लीट स्टेटमेंट होगा F नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू बॉडी के लिए a सेंटर ऑफ मास। ये आप पढ़ चुके हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है देन सेंटर ऑफ मास इज अनएक्सेलरेटेड, और बाकी सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक्सेलरेट कर सकते हैं इन सच ए वे दैट देयर वेक्टर समेशन अकाउंट्स फॉर 0 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज लाइन इज सो थिन, यू मिस वन थिंग एंड यू आर फिनिश्ड, आई ऑलवेज से। सो प्लीज टेक कि किसी भी फॉर्मूले आपके लिए हथियार हैं, अगर आप उनको यूज नहीं कर पाते सवाल में, आपने फॉर्मूले को एब्सर्ड तरीके से याद किया, इसलिए आप उसको यूज करना सीखें, उसके एजम्पशंस के बारे में जाने, उसके टर्म्स के बारे में समझे कि क्या क्या है इसमें। ओके, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं इस पे बात करूं, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो कुछ ना कुछ तो भैया घूमेगा,
है ना, ये घूम रहा है। अब आइए कुछ कुछ बातें यहाँ पे देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो है, घूम रहा है। अब मैंने आपसे पूछा, मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे ये है कि फाइंड आउट अल्फा, फाइंड अल्फा। तो अब जैसे मान लेते हैं कि एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एम होता था, उसी तरह से रोटेशन में टाउ एक्स नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू आई अल्फा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैथ तो फिक्स होता था, बट आई तो अलग अलग होता है। तो आई हम उसी एक्सिस के अबाउट लिखेंगे जिसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे, आई हम उसी पॉइंट के अबाउट लिखेंगे जिसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे। याद रखना, बोथ शुड बी कंसिस्टेंट विथ ईच अदर, बोथ शुड बी कंसिस्टेंट विथ ईच अदर। अब अगर मान लेते हैं कि मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो इस पे mg फोर्स नीचे की तरफ लगा, तो आप क्या लिखोगे? अगर मैं आपसे अल्फा पूछूं तो mg एक ही फोर्स लग रहा है और यहां पे भी हिंज फोर्सेस लग रहे हैं। तो आप कभी भी हिंज फोर्स, अभी आप रिएक्शन फोर्सेस के बारे में चर्चा मत करो कि हम इसी के अबाउट टॉर्क लिखेंगे ताकि रिएक्शन का टॉर्क जीरो हो जाए। तो हमेशा ऐसे केस में तो आप रिएक्शन वाले एक पॉइंट के ही अबाउट टॉर्क लिखो। सो mg इंटू, लेट सपोज द लेंथ इज l/2, यही एक टॉर्क लग रहा है, and that is equal to I alpha. And what is I? What is I? ml square by 3 और ml square by 12? ml square by 3, क्योंकि इसके अबाउट बात हो रही है। So mg into l/2 is equal to ml square by 3 into alpha. Now you can find out alpha. Now once I find alpha, now मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि find out the reaction forces। यहाँ पे reaction forces कैसे निकालेंगे आप? तो रिएक्शन फोर्सेस के लिए आपको न्यूटन सेकंड लॉ पे जाना पड़ेगा, इसका यूज करेंगे हम लोग। अब हमारे पास हिंज फोर्स हमें निकालना बेसिकली, तो इसका रिएक्शन जो है ना हिंज का, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसलिए आप उसके उसके दो कंपोनेंट्स मान लें, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो आप इसके हमेशा दो कंपोनेंट्स मान लेते हैं कि मैंने मान लिया कि एक रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा था और एक इधर लग रहा था। तो देखो इस पे फोर्स तो mg इधर की तरफ है और बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रही है ना। तो अगर आप बहुत ढंग से देखेंगे तो उस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स होएगा ही नहीं, क्योंकि अगर नेट फोर्स होता है इस डायरेक्शन में तो बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव करना चाहिए था। बॉडी रोटेट कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम हिंज फोर्सेस की बात करें तो एक फोर्स तो इस पे नीचे की तरफ mg लगा, तो आप इस रिएक्शन फोर्स की अगर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, हिंज फोर्स एट दिस इंस्टेंट, और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का नीचे की तरफ है। कितना? ये तो मेरा अल्फा है, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 3g/12, ये अल्फा है। तो अगर हम r अल्फा कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं mg माइनस r, इसको r1 मान लो, इसको r2 मान लो, r1 इज इक्वल टू ma com, m तो m ही था, एक्सेलरेशन ऑफ com देखो ये 3g/12 इंटू l/2, ये तो ऐसे घूम रहा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन r अल्फा और r इसका l/2 हो जाएगा। तो यहां से आपका r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए कुछ तो कटेगा, l से l कट गया, सो r1 की वैल्यू हो गई mg माइनस 3mg/4, तो r1 की वैल्यू आ गई mg/4। अब ऐसे आप कई सारे सवाल कर सकते हो। मैं कहूँ मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया तब भी आप कर सकते थे, तब आपको फिर भी टॉर्क लिखना पड़ता, उसमें भी कोई खास बात नहीं थी। एक और इसका अच्छा वर्जन बनता है, मान लेते हैं कि इसको छोड़ के, यहाँ से छोड़ के मैंने कहा कि फाइंड आउट द, 2-3 सवाल है, मैंने कहा फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहले एनर्जी कंजर्व कर लीजिए। मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहाँ पर था, यहाँ फाइनली पहुंच गया, तो सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज आया? mg इंटू l/2 का। सो mg इंटू l/2 पोटेंशियल एनर्जी घट के गई कहाँ? काइनेटिक एनर्जी में चली गई। तो पहले काइनेटिक एनर्जी 0 था, अब काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा। तो आओ अब हम लोग पुलिस पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और मान लेते हैं कि पिछले वाले सवाल में अगर आपसे इस जगह पे या किसी भी ओरिएंटेशन पे अगर आपसे हिंज फोर्स वगैरह पूछता, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो एक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस लाइन पे mv²/r या m ओमेगा स्क्वायर r, जो भी बोल रहा है बोलो, आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये भी एक फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा, आपको जब नेट फोर्स निकालना रहेगा तो उसको भी कंसिडरेशन में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करते हैं पुलिस के। इस पे सवाल बहुत सारे आते हैं और प्लीज ढंग से समझिएगा। मान लेते हैं कि एक बॉडी था, अभी तक जो आप चर्चा करते आए थे पुली की, नॉर्मल एटवुड मशीन की, तो आपने जो भी चर्चा की थी आपका पुली स्मूथ होता था, तो ये जस्ट आपका यहां से रस्सी इसके ऊपर जाती थी, ये पुली मूव नहीं करता था। इस बात को समझे, पहले सिर्फ क्या था कि पुली इस पर सरक रही थी, है ना। अब पुली और दोनों के बारे में थोड़ी तबीयत से चर्चा करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहली बात है कि अगर हम इस वाले बॉडी की बात करें तो नीचे की तरफ फोर्स लगा, मान लेते हैं इसको mg मान लो, m1 मान लो और इसको m2 मान लो, तो m1 और m1 इज ग्रेटर देन m2 मान लो, m1 इज ग्रेटर देन m2 मान लो। अगर m1 ग्रेटर देन m2 हुआ तो देखो इस पे मान लेते हैं कि इस वाले पे कितना फोर्स लगा, नीचे की तरफ m1g, ऊपर की तरफ t1। अच्छा, मेरा कुछ सवाल है आपसे, इधर का टेंशन और इधर का टेंशन बराबर होगा कि अलग अलग होगा? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि टेंशन बराबर होगा कि अलग अलग होगा, क्योंकि पिछले बार जब आपने सवाल न्यूटन्स लॉ में जब क्यों किया था तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन को सेम माना था। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस था। बट अब टेंशन बराबर नहीं होगा, तो पहले तो मान लेते हैं कि m1g और इधर टेंशन, इधर का इस साइड टेंशन जो है वो t1 लगा और इस साइड टेंशन जो लगा वो t2 लगा। अब सिर्फ सोचो, इक्वेशन लिखी जाएगी। अच्छा, दोनों साइड का एक्सेलरेशन वो तो सेम है, कहां से पता चलेगा? कंस्ट्रेंट से, है ना। वो क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो होगा सेम होगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी उसका सेम होगा। तो चलिए इक्वेशंस लिखते हैं हम। पहली इक्वेशन लिखी गई m1g माइनस t1, ये नीचे आ रहा है, इज इक्वल टू m1a, और इस पे लिखा जाएगा t2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ये दो इक्वेशंस लिखे गए, दो इक्वेशंस, वेरिएबल 3, a, t2 और t1। तो एक और कहां से लेके आऊं, एक और कहां से इक्वेशन लाओ? वो पता चलेगा जब हम इस पुली को एनालाइज करेंगे और रोप को एनालाइज करेंगे। तो पहले पुली के बारे में सोचो। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। मैं हल्का सा इसको अलग करके बनाता हूं, मैं इसको अलग से बना रहा हूं, मैं रोप ऐसे बना रहा हूं और मैं पुली इस तरीके से बना रहा हूं। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये रस्सी नीचे सरकती? तो रस्सी नीचे सरकती तो रिलेटिव मोशन होता, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। तो अगर आप पुली पे बात करोगे तो पुली पे फ्रिक्शन इधर की तरफ आएगा, क्यों? ताकि रिलेटिव मोशन हो, और रस्सी पे फ्रिक्शन इधर की तरफ आएगा हर पॉइंट पे ताकि रस्सी स्लो डाउन हो और पुली तेज चले और दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन जो है वो हम न्यूट्रलाइज कर सके। फ्रिक्शन की तो यही चाहत होगी। अब अगर आप पुली पे बात करोगे तो पुली पे फ्रिक्शन लगा इधर और वो स्टैटिक लगा, है ना, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था अल्टीमेटली। और अगर आप रस्सी की बात करोगे, रोप की बात करोगे, तो इस रोप पे यहां पे देखो, इस जगह पे T1 लगा और इधर लगा फ्रिक्शन, सारा जुड़ जाएगा T1, और इधर की तरफ लगा फ्रिक्शन और इस पे लगा T2 इधर की तरफ। इसको खुल के देखा तो अब इक्वेशंस लिखो। चूंकि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास ऑफ रोप इनटू एक्सिलरेशन। चूंकि मास ऑफ रोप 0 था सॉरी एक सेकेंड, T1 माइनस T2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास ऑफ रोप इनटू एक्सिलरेशन। चूंकि मास ऑफ रोप 0 था, सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू F। अब पुली पे इक्वेशन लिखो। पुली पे इक्वेशन क्या लिखोगे? हर पॉइंट पे फोर्स और R के बीच का एंगल क्या है? 90-90। तो F इंटू R इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर इंटू अल्फा, एंड A इज इक्वल टू R अल्फा लिख दो, तो वहां से आपका एक इक्वेशन आ जाएगा। तो एक इक्वेशन आपकी क्या लिखी गई? बेसिकली पुली को कौन घुमाता है? टेंशन या फ्रिक्शन? फ्रिक्शन घुमाता है। बट चूंकि टेंशन का टॉर्क जो होगा वो टेंशन जो है वो फ्रिक्शन के बराबर होता है, इनका डिफरेंस, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि देखो टेंशन इधर लग रहा है तो टेंशन का टॉर्क इधर हो गया और इस T2 का टॉर्क इधर हो गया, तो दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क आया। सो T1 माइनस T2 इंटू R इज इक्वल टू I अल्फा। बट एक्चुअली में कहानी ये होती है कि फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पुली रोटेट।
तो एक इक्वेशन यहां से लिख लिया गया, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I। अगर पुली डिस्क शेप्ड है तो mr² अपॉन 2 इंटू अल्फा और A इज इक्वल टू R अल्फा। अब यहां से आप इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे एंड दिस इज हाउ द पुलीज आर सॉल्व्ड। कभी कभी इसके एग्जांपल्स जो होते हैं वो इस तरह के भी आ जाते हैं, उसमें बहुत इजी होता है। इस तरह से पुली लगा लेते हैं, यहाँ पे एक मास लगा देते हैं, अब उससे पूछते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप सीधा इस पे आप पुली पे इक्वेशन लिखो, मास पे इक्वेशन लिखो, सवाल करते जाओ, इसमें कोई खास बात नहीं होती। सो ये वो इलस्ट्रेशंस है जहां पे टाउ बराबर आई अल्फा का हमने इस्तेमाल किया एंड एफ नेट इज इक्वल टू एम ए का इस्तेमाल किया, दोनों केसेस में, रॉड के लिए भी और पुलिस के लिए भी। अब नेक्स्ट चर्चा हम लोग आइए एंगुलर मोमेंटम पे करते हैं। सो आइए हम लोग बात करते हैं अब एंगुलर मोमेंटम पे। तो एंगुलर मोमेंटम पे चर्चा हम लोग दो तरीके से कर लेते हैं, एक पॉइंट मास और एक बॉडीज की। तो मान लेते हैं कोई एक पॉइंट मास जो है, एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम, मान लो कोई पॉइंट है, इस कोई बॉडी है, कोई पॉइंट मास है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा था, तो इसका मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P। मोमेंट ऑफ मोमेंटम है ये, क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम है, सिंपल, इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है। तो सोचो कि अगर V किसी भी पॉइंट पे इधर की तरफ है, R वेक्टर इधर की तरफ है, तो मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू M R क्रॉस V। ये हुआ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है। सो फॉर, अब ये क्या हो जाएगा? एम आर वी साइन थीटा, तो आर एम आर साइन थीटा इंटू वी या एम इंटू वी साइन थीटा इंटू आर, जिसका कॉम्पोनेंट आपको करना आसान रहे आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया, सिंपल सा सवाल, मतलब ये हर जगह पे पूछा जाता है ओमेगा वगैरह में भी, बट मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। मान लो मैंने वी से फायर किया, एंगल थीटा था, मैंने पूछा बताओ यहाँ के इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बोलो, तो क्या हो जाएगा? मान लो ये वी था, ये थीटा था, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी कॉस थीटा, ये तो रहेगा ही हमेशा, और यहां से ये आर क्या हो जाएगा? एच मैक्स। तो मोमेंटम क्या लिख लोगे? एंगुलर मोमेंटम। पहली बात, अंदर या बाहर? देखो बेटा, आर वेक्टर इधर की तरफ है, तो आर क्रॉस वी अंदर, तो एंगुलर मोमेंटम होगा तो अंदर की तरफ, और होगा कितना? एल बराबर एम, आर क्या होगा? आर साइन थीटा जो करोगे तो ये मिल जाएगा ना, एच मैक्स। तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू यू कॉस थीटा। यहां लो, हो गया। यहां के बाद पूछा जाए तो वेलोसिटी जिससे जाएगा उसी से वापस आएगा, किसमें? एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में उल्टी वेलोसिटी के साथ। तो अगर इससे फेंका गया तो ये इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, ये v साइन थीटा हो गया, u साइन थीटा जिससे फेंका गया उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये हो गया u cos थीटा। कौन एंगुलर मोमेंटम लाएगा? r वेक्टर तो इधर की तरफ है, तो देखो u cos था तो उधर की तरफ ही हो गया, तो u साइन थीटा इंटू रेंज, तो यहाँ के बॉटम मोमेंटम। अब किसी भी पॉइंट के बाद, किसी जनरल पॉइंट के बाद पूछ ले, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, या तो वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लो या r का कंपोनेंट कर लो, ये हाइट ले लो और वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, जैसे भी करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ड्यू टू अ पॉइंट मास के वजह से, वो उसका फॉर्मूला सीधा क्या हो जाता है? एम वी इंटू आर, है ना, या एम आर क्रॉस वी, तो एम वी आर साइन थीटा, और डायरेक्शन आप आर क्रॉस वी से दे लेंगे। बोलिए क्लियर है? अब बॉडी के एंगुलर मोमेंटम की अगर बात की जाए, अगर बॉडी के एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो देखो क्या होगा। बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? सिंपल एम आर वी, मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी थी, इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा था, इस एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, इसका मास मान लो dm, ओमेगा से घूम रहा था, ये डिस्टेंस r था, तो ये क्या हो जाएगा? r ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम L विल बी इक्वल टू, क्या लिख लोगे? dm इंटू r इंटू ओमेगा इंटू r, है ना, सॉरी ऐसे मत लिखो, dm इंटू r ओमेगा वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी हो गया पूरा मिला के। सो वेक्टर r, मतलब दोनों 90-90 पे ही मान लिया टाइमिंग के लिए, इंटू r इंटू ओमेगा। सो ये हो गया m r क्रॉस v, चूंकि 90-90 पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये हो जाएगा dm r स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसका इंटीग्रल कर लोगे, सो दिस इज i, dl हो गया, ये वेक्टर मत लीजिए, मॉडुलस ले लिया हुआ है। सो L विल बी इक्वल टू i ओमेगा, है ना। अगर कोई बॉडी प्योरली रोटेट करती है
तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आई ओमेगा होता है बॉडीज के लिए, ठीक है। और पॉइंट मास के लिए डायरेक्टली एम इंटू आर इंटू वी कर लेते हैं साइन थीटा के फॉर्म में। सो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा हम लोग आई उसी अबाउट पॉइंट के अबाउट लिखेंगे। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई। आइए अब जैसे मैं 2 एग्जांपल्स आपसे बोलूंगा। पहले तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात, एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो क्या कहता है कि जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि बाहर से अगर कोई फोर्स ना लगे तो नेट एक्सीलरेशन 0 होता है सेंटर ऑफ मास का, तो मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। ठीक उसी तरह से अगर बाहर से कोई टॉर्क ना लगे जिस पॉइंट के अबाउट या जिस एक्सिस के अबाउट, तो उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा या उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल होता है मोशन ऑफ एन सैटेलाइट around the planet, where what you say that angular momentum of satellite is conserved, but about which point? About the one of the foci of the ellipse on about which that satellite is revolving। जैसे मान लो कि कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है किसी एलिप्टिकल पाथ पे, कोई सैटेलाइट घूम रहा था। मैंने कहा क्यों, आप सुनो ढंग से कि ये क्यों घूम रहा है। Who is providing the required centripetal force? Gravitational pull। Now gravitational pull is providing the required centripetal force। तो इस लाइन पे देखो आर वेक्टर इधर की तरफ हुआ है ना, तो अगर आप बहुत ढंग से देखेंगे तो फोर्स तो इसी लाइन पे पास कर गया यहां से। तो अगर आप इस लाइन पे अगर एंगुलर मोमेंटम आप देख रहे हैं तो आप बहुत ढंग से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि फोर्स उसी लाइन से पास कर रहा है, तो उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। अरे भाई यहां पे अगर देखोगे तो आर वेक्टर इधर की तरफ है, फोर्स उधर की तरफ है, तो आर क्रॉस एफ इज 0। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू 0 अबाउट दिस लाइन या अबाउट दिस पॉइंट जहां पे प्लैनेट है। दिस इज वन ऑफ द फोसाई विच इज द डिस्टेंस ऑफ a1 माइनस e, है ना, सॉरी c जो भी रहे वो, दिस इज a, दिस इज ae। सो आप निकाल सकते हैं जो भी डिस्टेंस है, दिस इज ae है ना, सेंटर से डिस्टेंस ये वाला कितना है ae, और पेरिजी की डिस्टेंस a1 माइनस e होती है, खैर वो एक अलग बात। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू 0। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स दैट इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क 0 है तो इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। सो L अबाउट F1 विल बी 0, विल बी कंजर्व्ड, डेल्टा L बराबर 0 कर दे रहा हूं। There can be no change in angular momentum. Hence you call, what do you call, everywhere about this point at which the planet is, angular momentum will be conserved, क्योंकि उस पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क जो है वो 0 हो रहा था as force was passing through that point only। This is clear। तो अगर कभी भी एंगुलर मोमेंटम अगर टॉर्क 0 होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व्ड होता है, ठीक है। अब इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कई सारे इलस्ट्रेशंस आते हैं, मतलब कमी नहीं होती। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाए, जैसे मान लेते हैं कि आपसे सवाल पूछा जाए कि लेट सपोज कि एक सैटेलाइट था, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था। अब कह दिया गया कि मान लो अर्थ है। अब जैसे मान लो होगा क्या, जैसे कभी कभी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है कि एक डांसर है, डांसर ऐसे घूम रही होती है अपने हाथ ऐसे हाथों को फैला के, और उसके बाद वो अपने हाथों को क्या कर लेती है, स्क्वीज कर लेती है। तो जैसे ही अपने हाथों को स्क्वीज करेगी, सोचो ढंग से कि पहले जब ऐसे घूम रही थी और उसका अपने हाथों को उसने स्क्वीज कर लिया, तो क्या डिस्टेंसेस कम हो गए, डिस्टेंसेस क्या हो गए, कम हो गए। और जैसे ही डिस्टेंसेस कम हो गए, क्या आई की वैल्यू कम हो गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। मान लो कोई डांसर था, मतलब ठीक है, ये घूम रहा था, अब इसने अपने हाथों को स्क्वीज कर लिया और अभी भी घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू कम हो गई तो आई की वैल्यू छोटी हो गई, है ना, ये होता है। अब उसी तरीके से कभी कभी पूछा जाता है कि धरती के वो मतलब ये थोड़ा सा ये है, बट अगर मैं सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बात करूंगा तो मान लेते हैं कि धरती के जितने पहाड़ है वो सारे ग्लेशियर्स अगर पिघल जाएंगे, तो धरती के ग्लेशियर्स अगर पिघल जाएंगे तो दिन के ड्यूरेशन पे कमेंट करना है ना, टाइम पीरियड पे कमेंट करना है। तो ग्लेशियर्स अगर पिघल जाएंगे तो जो हाइट ऑफ ग्लेशियर्स है वो छोटी हो जाएगी, और अगर हाइट ऑफ ग्लेशियर्स अगर छोटी हो जाएगी तो आर की वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो आई की वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो आई की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, है ना। क्यों 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 क्यों, सोचो, एल बराबर आई ओमेगा, आई की वैल्यू कम हो गई तो ओमेगा बढ़ गया, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा बढ़ गया, इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो गया। नहीं समझे बात को,
आई, मैंने कुछ गड़बड़ बोला, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। मान लो एक सारे ग्लेशियर्स थे, अब ये ग्लेशियर्स पिघल गए। ग्लेशियर्स अगर पिघल गए तो पिघलने के बाद ग्लेशियर्स धरती पे आए तो आई की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। आई की वैल्यू कम हो गई तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई तो टी की वैल्यू घट गई। नहीं मैं सही बोला था। तो दिन की ड्यूरेशन क्या हो जाएंगे, छोटी हो जाएंगे, डेज विल बी शॉर्टर। एक तरह के सवाल होते हैं। और भी सवाल होते हैं कि मान लो धरती का साइज जो है वो आधा हो जाए, तो बताओ दिन के ड्यूरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अगेन दिन का ड्यूरेशन पे क्या कर लोगे, धरती का साइज अगर छोटा हो, आधा हो गया तो बाहर से कोई टॉर्क तो लग नहीं रहा। ये दिन का ड्यूरेशन होगा। दिन का ड्यूरेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि धरती अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट कर रही है। ईयर्स का ड्यूरेशन किस बात पर डिपेंड करेगा, हाँ, कि धरती अपने एक्सिस पे कैसे अपने ऑर्बिट में कैसे रोटेट कर रही है। उसका फॉर्मूला आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब। उसका फॉर्मूला टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से आता है बनके, ठीक है। तो बेसिकली एल I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अगर धरती मान लो स्क्वीज कर गई, पहले एंगुलर मोमेंट, पहले क्या लिख लोगे धरती के एक्सिस का रोटेशन का, 2/5 सॉलिड स्फीयर है ना, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1, ओमेगा को 2π/t लिख लेना और t को 24 आवर्स पुट कर लेना। मान लेते रेडियस आधी हो गई तो 2/5 mr/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह पे आप ओमेगा 2 2π/t2 निकाल लो। यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लो कि दिन कितने छोटे होंगे कितने बड़े हो जाएंगे। क्या t2 की वैल्यू मेरे हिसाब से 6 आवर्स आ जाएगी तो दिन 6 घंटे का हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में बनते हैं। कुछ और देखो सवाल इसी तरह का, मैं टाइप्स बता रहा हूं सवालों के। कुछ मान लेते कि ऐसे एक डिस्क था जो इस एक्सिस पे फिक्स था, रोटेट कर रहा था ऐसे, मान लेते हैं ओमेगा से। अब दूसरी डिस्क लाके इसके ऊपर रख दी तो होगा क्या, दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन है तो, फ्रिक्शन नहीं होगा तब तो कुछ भी नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन है तो हर फ्रिक्शन जो है, पहले मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा था तो इसकी रफ्तार को घटाना चाहेगा और इसकी रफ्तार को बढ़ाना चाहेगा ताकि फाइनली ओमेगा क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो I1 ओमेगा 1 बराबर I1, इसको इसके एंगुलर मोमेंटम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लो, इसको I2 मान लो, बराबर I1 प्लस I2 इनटू ओमेगा कॉमन लो। ये भी सवाल इस तरह का भी बनता है। क्या इसमें एनर्जी लॉस होगी, बिल्कुल। तो फाइनली आपसे एनर्जी लॉस भी पूछा जा सकता है। इनिशियल एनर्जी कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। फाइनली कितनी हो गई, 1/2 I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा कॉमन स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ये एनर्जी लॉस है। कुछ भी पूछ ले मैं तो कहता हूं, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा। अच्छा, इसी वाले सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट के अबाउट कंजर्व्ड है या सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट कंजर्व्ड है, सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि हिंज फोर्सेस लग रहे हैं यहां, इस पे हिंज फोर्सेस लग रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इस तरह की चीजें होती हैं। और देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे और सवाल कराता हूं। जैसे मान लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ था, एक बंदा यहां पे है, एक बंदा यहां पे था, वो ऐसे कूद गया। आपसे पूछा गया कि इसकी रफ्तार कूदने के बाद क्या होगी। मान लेते हैं कि इसका मास m मान लो, मैन का मास स्मॉल m मान लो, रेडियस r मान लो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कैसे करोगे? और ये हिंज था यहां के अबाउट। पहली बात, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब से ये इधर की तरफ जाएगा इस पर झटका लगेगा तो हिंज फोर्सेस पिक्चर में आ जाएगा, तो मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है। व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम? सोचो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है? सोचो ढंग से। अगर बात किया जाए, देखते हैं, इस वाले ब्लॉक पे बंदा जैसे ही कूदा तो इसने इसको ऐसे इधर की तरफ धक्का दिया, तो मैन पे तो फोर्स आगे की तरफ लगा और इस पे फोर्स इधर की तरफ लगा। तुम बहुत ढंग से देखोगे तो ये फोर्स सेंटर से ही पास कर रहा है, और अगर ये फोर्स सेंटर से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क 0 होगा, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा भाई। अगर ये रेडियली बाहर की तरफ कूदा है तो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पलर में सवाल है। हाँ, अगर मान लो कि ये बंदा इधर की तरफ कूद जाता, तब इस पे फोर्स इधर की तरफ आता है और ये बंदा इधर की तरफ कूद रहा था। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, चूंकि ये फोर्सेस 0 है, सिर्फ इसके अबाउट। हिंज फोर्सेस यहीं से पास कर रहे हैं और इनका टॉर्क कैंसिल कर रहा है। इफ यू टेक मैन प्लस ब्लॉक, मैन एंड प्लेटफॉर्म एज अ सिस्टम,
तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिख लोगे? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वाज 0, फाइनल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, है ना? इसका क्या हो जाएगा देखो, m इंटू मान लेते हैं v वेलोसिटी से कूदा है, m इंटू v इंटू r, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? I mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। चूंकि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो बराबर 0 करते तो इधर आके अब यहां से जो भी वेलोसिटी आ जाएगी आपका वो निकल सकता है। सॉरी मैंने यहाँ पे स्मॉल r लिख दिया, कैपिटल r है ये, उस चीज का ध्यान रखोगे, थोड़ा सिली मिस्टेक्स अगर है, थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो ये हुआ। और देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल कैसे होते हैं, टकराने वाले सवाल बताता हूं। जैसे मान लो कि ऐसे एक रॉड थी जो हिंज था इसके अबाउट, अब मान लेते हैं कि यहां से बुलेट आके टकरा गई। अब इसमें कई तरह की वेराइटीज बनती है कि मान लो बुलेट इसके अंदर घुस गई, तो बुलेट अंदर इसके अंदर आके घुस गई, तो सबसे पहला सवाल तो ये है, बताओ मोमेंटम कंजर्व्ड है? कंजर्व्ड है नहीं है? बिफोर बुलेट का घुसना एंड आफ्टर बुलेट का घुसना नहीं है कंजर्व्ड भाई। हिंज फोर्सेज है यहां पे, हिंज फोर्सेज है यहां, पहले आप कंजर्व कर लेते थे। मान लो ये बॉब होता तो ये स्ट्रिंग जो थी, तो ये स्ट्रिंग अगर होता तो मोमेंटम कंजर्व था, क्योंकि झटका जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा था, बट अब नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि हम इस पे बात करें तो क्या लिख लेंगे? सबसे पहले इक्वेशन क्या? हाँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है किसके अबाउट? हर पॉइंट के अबाउट या सिर्फ इसके अबाउट? सिर्फ इसके अबाउट, क्योंकि हिंज फोर्सेज यहीं से पास कर रहे हैं और इन पे जो नॉर्मल फोर्सेज लग रहे हैं उसका टॉर्क जो है वो कैंसिल आउट कर रहा है। इफ यू टेक दिस प्लस दिस एज अ सिस्टम, बोलो क्लियर है? तो अगर हम बात करें इस पे, गर्मी बहुत है यार सीरियसली। ओके देखो इधर, तो अगर हम इस पे बात करें, सिंपल सी बात है और ह्यूमिड भी है बहुत ज्यादा है, तो क्या लिख लोगे? सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से मान लेते हैं ये L लेवल लेंथ मान लो, तो क्या लिख लोगे? mvl इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये मास m है, ये मास कैपिटल M है। अब इसके अंदर बुलेट घुस गई, तो बुलेट अगर घुस गई तो क्या लिख लोगे? इसका मोमेंट ऑफ, चूंकि दोनों ही ओमेगा से घूम रहे होंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख लोगे? ml स्क्वायर प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल M L स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। अब यहां से ओमेगा ओमेगा निकल जाएगी। फिर कभी कभी पूछ लेता है कि ये सिस्टम कब तक राइज करेगा, तो यहां से लेके यहां तक फिर एनर्जी कंजर्व कर दो। यहां से लेके यहां तक जस्ट बिफोर टकराना एंड जस्ट आफ्टर टकराना में एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि भाई ये कोलिजन जो हो रहा है वो इलास्टिक नहीं है, इसके अंदर घुस जा रहा है। इनफैक्ट देयर सम कैन बी सम लॉसेस, बट यहां के बाद से जब दोनों साथ साथ घूमना स्टार्ट कर देंगे तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा गया कि फाइनली कितना हाइट मान लो राइज करेगा, कुछ भी अगर पूछा जाता है तो आप उसको भी निकाल सकते हो, क्या हो रहा है भाई। वो मान लो इसका देख लेना कि भाई सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जा रहा है, तो जो भी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर है एंड दैट इज इक्वल टू mgh/c(m). भाई सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया है, वहां से भी आप सवाल को कर सकते थे। तो ये आपका एक वैरायटी आपकी ये होती है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा एक सेक्शन खत्म हुआ रोटेशन का, प्योर रोटेशन का। कुछ बातें इसमें और ही बता देता हूं, कुछ चीजें जो वो बिल्कुल एनालॉगस चल के आती है। जैसे फोर्स की वजह से वर्क क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट F इंटू dx, F डॉट dx। उसी तरह से वर्क डन, टॉर्क का जो वर्क होगा, टॉर्क भी रोटेट कराता है ना चीजों को, तो उसका भी एंगुलर वेलोसिटी जो हो सकती है वो बढ़ सकती है। जैसे पंखा जब चलाते हो शुरू में तो एक जगह पे तो जाके वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लग जाता है, बट उससे पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो वो फोर्स जो है वर्क करता है, टॉर्क की वजह से वर्क आता है ना। जैसे मान लेते हैं कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन था, मतलब फोर्स इधर आना चाहिए तभी इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बन के आएगा, तो इसकी वजह से वर्क होता है एंड दैट वर्क इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा का इंटीग्रल। F डॉट dx करोगे, dx को r d थीटा पुट कर दोगे, वहां से भी काम बन के आएगा। dx को r d थीटा पुट करोगे तो F इंटू आर इंटू डी थीटा, F इंटू आर को टॉर्क लिख लो, वहां से भी बन के आता है। जैसे कोई चीज है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो उसको किसी रेसिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए आप पावर लगाते हो, तो पावर का फॉर्मूला क्या लिखते हो? फोर्स इंटू वेलोसिटी। उसी तरह से टॉर्क का फॉर्मूला, उसी तरह से पावर का एनालॉगस फॉर्मूला इधर क्या होगा? पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। तो इन सब चीजों पर भी पूछे जा सकते हैं सवाल कि कोई मोटर जो है वो इतने वॉट की मोटर है और उस इतने रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो कितना टॉर्क वर्क लगाना पड़ेगा, ये सब चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। कांस्टेंट ओमेगा से मूव कराने के लिए कितना पावर चाहिए,
अगर कभी भी रेसिस्टिव फोर्स लगता होता है या रेसिस्टिव टॉर्क लगता होता है तो वहां पे ये फॉर्मूले यूज में आ जाते हैं। तो ये एक सेक्शन अपना रोटेशन का खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगले जस्ट इस लेक्चर के बाद अगला लेक्चर जो करेंगे उसमें हम लोग प्योर रोलिंग, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, जो हमारा लास्ट सेक्शन होगा, लगभग आधा घंटा लगेगा, मैं उसको भी निपटा दूंगा। तो रोटेशन आपका खत्म हो चुका है, हो जाएगा इसके बाद वाले में, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म और हीट कंडक्शन, ये तो आपको मैं पढ़ाऊंगा ही। ओके, थैंक यू सो मच।